देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दरअसल ये किस्सा 2 या 3 साल पहले का था, जब राजेश मुंबई में जॉब की तलाश में गया था। वहाँ एक जगह उसकी नौकरी भी लग गई थी। वो एज अ बैचलर रहता था। राजेश वहीं काम करता हुआ उसे ऑफिस के ही एक स्टाफ शालिनी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। शालिनी भी उसे पसंद करती थी और दोनों के बीच आपसी नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। इस बीच अब राजेश शालिनी को कई बार अपने घर पे भी बुलाने लगा और धीरे धीरे उन दोनों का प्यार अब सारी हदें पार करने लगा। अब वो दोनों बिना शादी के ही एक साथ मैरिड कपल की तरह रहने लग गए। 6-7 महीने से ये सब चल रहा था कि एक दिन ऐसी खबर आ जाती है जो सबको हिला कर रख देती है। खबर कुछ इस तरह की थी कि शालिनी के पेट में राजेश का बच्चा पनप चुका है। अब ये खबर सुनते ही राजेश एकदम से चौंक उठा। उसके मन में खौफ पैदा हो गया और उसके साथ ही समाज परिवार की इज्जत और खुद के कैरेक्टर का डर साफ साफ उसके चेहरे और उसके जहन में झलकने लगा। अब उसका प्यार, उसकी नीयत सब कुछ बदलने लगी। जिस वजह से उसे एक्चुअल में अपना प्यार दिखाना था, उस समय उसने शालिनी को इनकार कर दिया और अब वो उससे दूर होने लगा। राजेश का इस तरह उसे ना कबूलना शालिनी के लिए भी एक बड़ा धक्का था। राजेश ने शालिनी के फ़ोन मैसेजेस का सबका जवाब देना बंद कर दिया और एक समय के बाद ये बात हद से ज़्यादा बढ़ गई। शालिनी ने भी राजेश को साफ साफ धमकी दे दी कि अगर वो उसे और उसके बच्चे को नहीं कबूलता तो वो थाने में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी और साथ ही कानूनी तौर पर ये साबित भी कर देगी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा राजेश का ही है। राजेश इसके बाद अब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और ये सच भी है कि अगर ऐसा कुछ शालिनी ने कर दिया तब राजेश की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही होता है, इंसान को समझ गलती करने से पहले नहीं बाद में आती है। लेकिन गलती के साथ साथ अब ये समाज और परिवार के लिए गुनाह थे। इनफैक्ट राजेश भी शालिनी से कोई सच्चा प्यार नहीं करता था, क्योंकि पहले ही किसी और से घर वालों ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया था और बस लड़की की पढ़ाई पूरा होने तक वो इंतज़ार कर रहा था। राजेश तो शालिनी को बस इस्तेमाल कर रहा था, जो कि पूरी तरह से गलत था। लेकिन इसके सजाए में राजेश के साथ साथ अब आगे क्या होने वाला था, इस बात से वो बिल्कुल अनजान था। राजेश बहुत ज़्यादा डर चुका था और एक दिन राजेश ने शालिनी को अपने घर पर बुलाया और उस समय राजेश के 2-3 दोस्त भी पहले से ही मौजूद थे। राजेश ने शालिनी से कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है और मैं इसे ठीक करने के लिए तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा, लेकिन मेरी शादी पहले से ही तय हो चुकी है। तभी शालिनी बोली, जब शादी तय हो गई थी तो मेरे साथ प्यार का ढोंग क्यों किया? और ये बच्चा, इसका क्या करूं? चाहे पैसे जितने भी दे दो, लेकिन रहेगा तो ये बिन बाप का ही ना। देखो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बहसा बहसी में राजेश और शालिनी में हाथापाई तक की नौबत आ गई और राजेश के एक धक्के से शालिनी सीधा अलमारी के कांच से जा टकराई और वो वहीं बेहोश हो गई। अब राजेश के लिए एक नई मुसीबत आन पड़ी। अब तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस बनता। राजेश और उसके दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि इस मसले को यहीं ख़त्म कर देते हैं। तभी उन्होंने उसे जिंदा ही दफना देने का सोचा और वो लोग उसे शहर के एकदम कोने वाले कब्रिस्तान में ले जाकर वहीं पर दफन कर दिया। दफनाते समय शालिनी दर्द के मारे ऐसे चीख रही थी जैसे उसके चीख के दर्द से कब्रिस्तान के दूसरे मुर्दे भी जाग उठे। फटाफट ये काम ख़त्म करते हुए राजेश और उसके दोस्त वहाँ से फरार हो गए। अब वो उस दफन कब्र से ये आवाज़ उनके कानों में सुनाई पड़ रही थी कि मैं लौटूंगी, तुम सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा। इस हत्या में राजेश और राजेश के 3 दोस्त पंकज, साहिल और दानिश शामिल थे। फिर कुछ दिनों के बाद सबने इस घटना को भुला देने की सोची, लेकिन अगले दिन से राजेश जिस फ्लैट में रह रहा था और वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। कभी बिजली का तार जल जाता तो कभी लाइट ना होने के बावजूद भी पंखा और टीवी चालू हो जाते। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती तो कभी कभार उसके पूरे घर का वातावरण पूरी तरह से ही बदल जाता। इन सब का कारण वो शालिनी को समझ रहा था, क्योंकि देर रात ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की बाथरूम का शावर इस्तेमाल कर रही हो और उसके पायल की आवाज़ बिल्कुल शालिनी से मिलती थी। राजेश ने उस मकान को ही छोड़ दिया ताकि उसका इससे पीछा छूट जाए, लेकिन वो ना समझ ये नहीं जानता था कि एक बार रूहें पीछा छोड़ देंगी, लेकिन बदला लेने के लिए जन्म ली हुई रूह 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। खैर, राजेश अब इन सबको धीरे धीरे भूलने लगा। अब उसने वो शहर ही छोड़ दिया था, लेकिन उसका पीछा
उस हादसे ने आज तक नहीं छोड़ा। फिर एक दिन फाइनली राजेश की सगाई तय हो गई और राजेश बहुत ही जल्द शादी के बंधन में बंधने वाला था। इस बीच एक दिन उसे ऐसी खबर लगी जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने सुना कि उसके तीनों दोस्त इसी हफ्ते अपने घर में मरे पाए गए हैं और वो तीनों दोस्त कोई और नहीं बल्कि पंकज, दानिश और साहिल ही थे। थोड़ा पूछताछ करने पर पता चला कि पंकज की मौत दिल का दौरा पड़ने से और दानिश की मौत पूरी बॉडी पैरालाइज होने की वजह से हुई है और वहीं साहिल की मौत सांप के डसने से हुई है। पंकज के घर वालों का कहना था कि रात के 12 बजे के करीब वो जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि कोई औरत उसके छाती पर बैठे बैठे चाकू चलाई जा रही है। वो एक तरफ किसी औरत के गुर्राने का इशारा भी कर रहा था, लेकिन वो औरत सिर्फ पंकज को ही दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आखिरकार उसकी भी मौत हो गई। जब साहिल को सांप ने डसा तो कोई भी सांप उस घर में खोजने पर नहीं मिला। इनफैक्ट मेडिकल रिपोर्ट में भी सांप के डसने से नहीं, लेकिन किसी जहर के शरीर में घुलने से हुई है। दानिश एक दिन देर रात ऑफिस से घर लौटा और वो काफ़ी परेशान भी था। वो आखिरी समय में था जब तो वो चलिए बोल पा रहा था, क्योंकि खाना खाकर जाने के बाद अब वो भी अपने बिस्तर से नहीं उठने वाला था। फिर अगली सुबह दानिश के घर वालों की नींद दानिश के दर्दनाक चीख से खुली। जब वो सब दानिश के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि दानिश सिर्फ खून की उल्टियाँ कर रहा था। दानिश का पूरा जिस्म आग के शोले जैसा गर्म हो रहा था और तुरंत ही डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे पूरी तरह पैरालाइज घोषित कर दिया। फिर लगभग चौथे दिन दानिश को डॉक्टर ने ये इतला दी कि दानिश ठीक हो चुका है और बस 24 घंटे में उसे होश भी आ जाएगा। फिर अगले दिन, इससे पहले कि दानिश को होश आता, उसकी देखभाल कर रहा डॉक्टर भी अब इस दुनिया में नहीं बचा। दानिश के कमरे में पंखे से लटका मिला। अब ये एक और बड़ा रहस्य था कि आखिर जब एक कमरे में 2 लोग हों, जिसमें से एक तो जिंदा लाश बना पड़ा हो और दूसरे का कत्ल हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन है। 7वें दिन दानिश की हालत सुबह से ही बिगड़ती चली गई और दानिश दिन भर चीखता चिल्लाता रहा। आखिरकार उस शाम दानिश ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब सब खबर राजेश को लग चुकी थी और वो बहुत ही अच्छी तरह समझ चुका था कि अब उसका अंजाम क्या हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा डरने घबराने लगा और बहुत ही ज़्यादा खौफ में जीने लगा। दानिश ने तो सिर्फ राजेश को दफनाने का आइडिया मात्र दिया था, तब दानिश का इतना बुरा हाल हुआ तो राजेश ने तो जीते जी उसे और उसके बच्चे को दफना दिया था। अब भला उसका क्या हाल होगा। उसने अब ये सच अपने घर वालों से छुपाना सही नहीं समझा और उसने आखिरकार ये बता ही दिया अपने घर वालों को कि उस समय की वो बात है जो पिछले 6 महीने से वो अपने दिल में छुपाए बैठा है। उसके घर वाले भी अब राजेश को लेकर सतर्क रहने लग गए, पर राजेश की शादी में भी कोई काम ठीक से नहीं हो रहा था। कभी पूरा का पूरा खाना खराब हो जाता तो कभी फूलों की मालाएं मरे हुए व्यक्ति को पहनने वाली माला में बदल जाती। राजेश बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और एक पंडित को दिखाने पर उनका शक अब यकीन में बदल गया। पंडित ने भी बता दिया था उस आत्मा का मकसद सिर्फ और सिर्फ बदला लेना रह गया है और बिना बदला लिए वो शांत नहीं बैठेगी। उसे राजेश का पता बड़ी मुश्किल से मिला है और वो किसी भी हाल में ये शादी नहीं होने देना चाहती है। अगर राजेश की शादी हुई तो सुहागरात की रात राजेश की लाश कमरे से बाहर निकलेगी और अंदर ढूंढने पर कोई लड़की नहीं मिलेगी। पंडित ने साफ साफ तौर पर राजेश को और परिवार को चेतावनी दे दी कि उन्हें कुछ समय के लिए शादी टाल देनी चाहिए और साथ ही उस आत्मा की मुक्ति के लिए विधि करने को भी कहा। लेकिन राजेश और उसके परिवार ने पंडित को ठगी समझकर उसकी बातों को टाल दिया। शादी तय की गई तारीख पर ही की गई। ढोल बाजा सबके साथ शादी को धूमधाम से मनाया गया। राजेश और शालिनी दोनों को उसके परिवार वालों ने कमरे में बंद कर दिया क्योंकि अब उनकी पहली रात यानी कि सुहागरात होने वाली थी। बाहर सब अपने काम में लग गए। तेज हवा चलने लगी, कुर्सियां दीवार से हिलने लगी, बारिश भी तेज होने लग गई और इन सब के बीच ही राजेश की एकदम दर्दनाक चीख निकल गई। राजेश की चीख लगातार उसी कमरे से आ रही थी जहां राजेश बंद था। दरअसल जैसे ही राजेश ने घूंघट उठाया तो वो शालिनी निकली और बड़े नाखूनों और दांतों के साथ उस पर झपटा मार दिया और अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगी। इस बीच काफ़ी मशक्कत करता हुआ शख्स राजेश बिस्तर से नीचे जा गिरा। वो भागने के लिए दरवाजे तक पहुंचा कि तभी शालिनी के लंबे नाखूनों वाले हाथों ने उसे हवा में उठाकर नीचे पटक दिया और बड़े शौक से उसका खून चूसने लग गई। पूरे कमरे में खून ही खून फैल चुका था और राजेश के पूरे जिस्म से खून की नदियां बह जा रही थी। तभी घर वालों ने दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुए तो जो दृश्य उन्होंने देखा
तो उसे देखकर वहां पर खड़ा हर शख्स खौफ से जम गया। उन्होंने देखा कि राजेश का नंगा जिस्म पूरी तरह से खून से लथपथ हुए तड़पते उसी कमरे के पंखे में फांसी पर लटके तड़प रहा था। भगवान इतनी भयानक मौत किसी को न दे, बस हर किसी के मुंह से यही निकल रहा था। लेकिन हैरान की तो बात यह थी कि उस कमरे में लड़की भी होनी चाहिए थी जिससे राजेश ने शादी की थी, लेकिन वो लड़की भी गायब थी। उस पूरे कमरे में राजेश अकेला था और भला उसकी ये दशा किसने की, ये पुख्ता तौर पर कोई नहीं जान सका। दोस्तों, आज इस घटना को घटे कुछ समय तो ज़रूर बीत गया है, लेकिन उस दृश्य को आज भी जब किसी को बयां किया जाता है तो सुनने वाला शख्स भी सिहर उठता है। इसलिए कहते हैं दर्द किसी को उतना ही दो जितना खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि आज कर रहे हर चीज़ की प्रतिक्रिया हमें भविष्य में ज़रूर देखने को मिलती है। भले ही हम उसे भूल जाएं या उससे भाग जाएं, लेकिन ये कहानी एक मज़ा, चेतावनी और सीख तीनों एक साथ बयां करती है। पंडित का कहना आखिरकार सच ही हुआ कि अगर इसकी शादी हुई तो सुहाग रात की रात इसके कमरे से बस इसकी लाश ही बाहर निकलेगी और अंदर ढूंढने पर कोई लड़की नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।